पाकिस्तानियों मुल्क की हालात इतने सादा नहीं हैं और यकीनन बड़े गुंजलक हैं। इंटरनेट सर्विस बुरी तरह से मुतासर हुई है और फिर जो आईटी और टेलीकॉम सेक्टर है वो तकरीबन 82 करोड़ रुपए का एक दिन में नुकसान उठा चुका है। टैक्स रेवेन्यू के मद में सरकार पाकिस्तान को भी तकरीबन 28 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक पिक्चर जो बता रहे हैं वो बड़ी ग्लिम्सी पिक्चर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में यही हालात सस्टेन करते हैं तो IMF ने जो बेल आउट पैकेज देना था $1.2 बिलियन का वो नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान डिफॉल्ट के वर्ज पे है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सादा से पाकिस्तानियों मुल्क की हालात इतने सादा नहीं है और यकीनन बड़े गुंजलक हैं। गुंजलक इसलिए है कि मुल्क इकोनॉमिक फ्रंट पे भी कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं सुना रहा है और गुज़श्ता 2 रोज से मैसिव अंदाज में जिस तरह से बिजनेसेस को हर्डल्स पेश आ रही हैं, इंटरनेट सर्विस बुरी तरह से मुतासर हुई है और फिर जो आईटी और टेलीकॉम सेक्टर है वो तकरीबन 82 करोड़ रुपए का एक दिन में नुकसान उठा चुका है। यानी गुज़श्ता रोज की अगर बात की जाए तो 82 करोड़ का नुकसान हुआ है और टैक्स रेवेन्यू के मद में सरकार पाकिस्तान को भी तकरीबन 28 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ब्लूमबर्ग और मूडीज पाकिस्तान की इकोनॉमिक पिक्चर जो बता रहे हैं वो बड़ी ग्लिम्सी पिक्चर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में यही हालात सस्टेन करते हैं तो IMF ने जो बेल आउट पैकेज देना था $1.2 बिलियन का वो नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान डिफॉल्ट के वर्ज पे है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। ये खबरें हम बहुत देर से सुन रहे हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त दिखाई दे रही है, डिफॉल्ट के खतरात भी उस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ये मुतालबा कर रही है कि मुल्क में जो आईटी और टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर खासतौर पे जो बैन है, मखसूस ऐप्स को बंद किया हुआ है। अब बहुत सारे लोग यकीनन इंटरनेट सर्विस ना होने से ज़िंदगी को जुज़वी तौर पर मुतासर समझते हैं, क्योंकि उनके रोज़मर्रा के बहुत सारे काम इंटरनेट सर्विस के साथ जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम ही आईटी और टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ करते हैं और साथ ही बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनका रोज़गार और उससे जुड़े हुए ऐप से लोगों का रोज़गार उन्हीं ऐप्स के साथ वाबस्ता होता है जो इंटरनेट से चलती हैं। तो यकीनन हालात इस वक्त कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। मुल्क के 7वें वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया गया है, यानी इमरान खान 7वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, साबिक वज़ीर आज़म है जिनको गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले हुसैन सोहरवर्दी को 1964 में गिरफ्तार किया गया था। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया। 2 बार की प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ्तार किया गया। 3 बार के प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब को रिसेंटली 2018 में जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और उससे पहले मुशर्रफ दौर के अंदर भी जब उनकी जलावतनी हुई थी इस कंडीशन पे कि 10 साल के लिए वो मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होंगे, मुल्क से बाहर होंगे, उनको बाहर भेज दिया गया था, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। फिर यूसुफ रजा गिलानी को गिरफ्तार किया गया। शाहिद खान अब्बासी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इमरान खान जो 7वें एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और नैब में अलकायदा ट्रस्ट का केस बनाया गया है और जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में आई वो आपके सामने है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया और उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। इसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनकी अदालत के सामने मेरा कोई भी केस ना लगाया जाए, यानी उन पे अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। फिर गुज़श्ता रात ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर्स की जानिब से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अब वो पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और 2 बजे, यानी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद इस पर बाकायदा समाअत का आगाज़ हो जाएगा। चीफ जस्टिस उबरता बंदयाल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो है वो इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। अब इस केस से क्या निकलेगा, यकीनन इसमें निशानियां हैं बहुत सारे लोगों के लिए। एक सिंबलिज्म है कि क्या फैसला सुनाया जाता है, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त अदालत कहाँ पर खड़ी हुई है। यानी तमाम तर स्टेक होल्डर्स के अंदर अदालत कहाँ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ है, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है और PDM हुकूमत कहाँ है। आज भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भारी भरकम हो चुकी हैं। गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म का एक खिताब था, उसके बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उससे पहले ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज थी जिसमें उन्होंने 9 मई के दिन को यौम सियाह करार दिया था। वो इसलिए कि जिस तरह से अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया, लाहौर की जिना हाउस जिसको कोर कमांडर हाउस कहा जाता है, उसमें घुसकर बुलवाइयों ने हमला किया, उसको नजर आतिश किया गया। वहाँ पर बानिया पाकिस्तान से जुड़ी हुई बहुत सारी अशिया जो हैं उनको चुरा लिया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तक लोग ले गए, जो वायलिन और पियानो मौजूद थे, जो उनका स्टडी टेबल था जिसका ताल्लुक बानिया पाकिस्तान, उसको भी नजर आतिश कर दिया गया। और फिर मैंने तो कल वो तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देखे हैं। यकीनन बड़ी तबाही हुई है। कतई नज़र इस बात से क्या हुआ, कैसे हुआ और यहाँ तक नौबत क्यों पहुंची, ये ज़रूर है कि फ़ौजी जवानों ने रिस्ट्रेंट का, तहम्मुल का, सब्र का मुजाहरा किया। वो सब्र का दामन हाथ से नहीं छुड़ा है। अब होने क्या जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क की जो सियासत है उसका धारा क्या होगा, क्या नक्शा दिखाई देगा, ये बुनियादी सवालात हैं जो सबके जहनों में हैं।
अब इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, आज जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की थी और एक मौलाना फजलुर रहमान की थी। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो मुश्तरक बात थी वो ये थी कि इमरान खान सियासत का नासूर है। मौलाना फजलुर रहमान ने तो बाकायदा तौर पर उनको नासूर करार दिया है और कहा है कि इनको पॉलिटिक्स के अंदर होना ही नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि आईनी इकदाम करना चाहिए और इस पार्टी को बैन करना चाहिए। यानी अल्टीमेटली इस पार्टी को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की बात हो रही है कि इनको टेररिस्ट करार देके इनको बैन कर दिया जाए। बैन कर दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकली पीटीआई का नामो निशान ना हो। इस काम पर बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कर दिया गया है। अगर हम मुल्क की सियासी तारीख को उठाकर देखें तो ये पहली बार नहीं होगा। अगर पीटीआई को बैन किया जाता है तो पीटीआई को पहली जमात नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जिसको बैन किया जाए। आपको याद होगा सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी को मुल्क के अंदर बैन किया गया था। फिर जो बहुत ज़्यादा बात होती है जिस पार्टी की 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से अवामी नेशनल पार्टी को, एएनपी को बैन किया गया था और वली खान को गिरफ्तार कर लिया गया था जो एएनपी के सरबराह थे। उसके बाद हमने देखा कि एएनपी नया नाम, यानी नाम तब्दील करके फिर से पॉलिटिक्स के अंदर आ गई और उसके लोग जो ख़ासतौर पे उस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस थे, यानी असम्बली के अंदर मौजूद थे, उनकी रुकनीत तो ख़त्म नहीं की गई लेकिन उनकी पार्टीज़ को बैन कर दिया गया। वो पार्टीज़ नए नाम से रजिस्टर हुई और वही लोग एक नए नाम से पार्टी बना के सामने आ गए। हमने देखा कि इन रीसेंट पास्ट एक मजहबी सियासी तंजीम को बैन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अल्टीमेटली उस पर वो बैन उससे लिफ्ट भी कर लिया गया। फिर हमने एमकेएम के बारे में भी देखा, एमकेएम को भी बैन किया गया। जब बैन किया जाता है किसी पार्टी को तो इसका मतलब ये होता है कि उसके दफातर को सील कर दिया जाए, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद कर दिया जाए, वहाँ से पैसे रिकवर कर लिए जाए और उनके लोगों को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है तो फोर्थ शेड्यूल के अंदर भी डाल दिया जाए, दहशतगर्दी की चार्जेस लगा के। इस वक्त मुल्क भर के अंदर फ़ौज को तो तलब कर दिया गया है, यानी प्रैक्टिकली पुलिस की मुआवनत के लिए फ़ौज मौजूद है और एमपीओ के तहत बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2600 से ज़ायद कारकुनान और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त वो अरेस्टेड हैं और बिहाइंड द बार्स हैं। एमपीओ के तहत, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पहले तो ये था कि उनको 6 महीने के लिए गिरफ्तार किया जाए, फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से इंटरवेंशन हुई, अब 3 महीने की हद है, यानी 3 महीने जो है वो कोई भी रहनुमा बिहाइंड द बार्स रह सकता है, यानी नज़र बंद रह सकता है, आप ये कह लें तकरीबन 90 डेज़ तक। और फिर 90 डेज़ के इस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर अनदर पीरियड ऑफ 90 डेज़, यानी फिर मिला के 6 महीने हो जाता है। अब ये लोग कितनी देर तक गिरफ्तार रहेंगे? या इमरान खान के लिए इस वक्त कोई रिलीफ है? ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, ये इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। अगर आप इंटरनेशनल जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को देखें तो यूके की तरफ से तो कहा गया, ऋषि सुनक की तरफ से, कि जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। अमेरिका ने भी इसको अपने आप से डिस्टेंस किया है। अब अभी तक जो दीगर कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इंडिविजुअली, तो जैसे यूके अगर डिस्टेंस कर रहा है तो यूके की जो लेबर पार्टी है उसके साबिक सरबराह जेरेमी कॉर्बिन जो है वो उस पर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। इंडिविजुअल जैसे ज़ल्मे खलीलजाद हैं वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ इसको अपना इंडिविजुअल मैटर करार दे रहे हैं। अब इस वक्त ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है वो चीन है या सऊदी अरेबिया है, और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि उनकी तरफ से वो बुनियादी मुतालबा किया गया है कि अगर आपको बेल आउट चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आप ये चाहते हैं कि मुल्क में ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपको एक गारंटी देनी होगी, और वो गारंटी ये है कि इमरान खान मुल्क की सियासत का किरदार या मुल्क की सियासत का हिस्सा नहीं होगा। यानी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जिसकी तरफ हम देख रहे हैं वो और लोकल इस्टेब्लिशमेंट और लोकल हुकूमत आपकी वो सेम पेज पे हैं कि इमरान खान हमें नहीं चाहिए, इमरान खान माइनस होगा तो मुल्क आगे चलेगा। अब इमरान खान साहब को जिस तरह से बनाया गया वो सबको पता है। इमरान खान का प्रोजेक्ट जहाँ से लॉन्च हुआ, जाहिर है जो बनाते हैं बाद में उनके गले पड़ जाता है और फिर उनको बैन करना पड़ता है। बैन किसी मसले का हल नहीं होता मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी पार्टीज़ को बैन किया गया, फिर कुछ का बैन अपलिफ्ट हो गया, कुछ लोग नए नाम के साथ रजिस्टर हो गए। अभी तक कोई ऐसी कानून साजी भी मौजूद नहीं है। अगर उसके लोग नेशनल असम्बली का हिस्सा हैं तो जाहिर है वो नेशनल असम्बली का हिस्सा रहते हैं, उनकी रुकनीत भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो बहुत सारे जो कवानीन हैं उनके अंदर भी सुकून मौजूद है। मेरी ज़ाती राय में बैन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। लेकिन अब अगर बैन करना या उठाए जाना या नज़रबंद करने की बात हो रही है, इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर, स्टेट प्रेशर डाला जाएगा
कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोग अभी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से डिस्टेंस करेंगे, अपने आप को पीटीआई से अलहदा करेंगे, ऐसा प्रेशर अभी आ रहा है। अभी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें देखने और सुनने को मिल सकती है कि जिसके अंदर पीटीआई के कुछ लोग आएंगे और वो कहेंगे कि हम पीटीआई से इजहार लाताल्लुकी करते हैं। ये बादस क्यास नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और जाहिर है जब स्टेट रेडी हो जाती है, जैसा प्रेशर आया आईएसपीआर की तरफ से और जो मियां शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से कौम से खिताब किया गया, तो जब स्टेट रेडी हो जाती है, रियासत खड़ी हो जाती है, तो फिर रियासत के सामने इंडिविजुअल्स का खड़े होना, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का खड़े होना, ये नामुमकिन होता है। ये मैं कोई अभी नहीं कह रहा, ये मैं जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उनको देखते हुए कह रहा हूँ, मुल्क की सियासी तारीख को देखते हुए कह रहा हूँ कि रियासत से टकरा नहीं सकता है फिर कोई। यहाँ फौज मजबूत है, इदारे मजबूत हैं और इदारे अपनी रिट को मनवाना जानते हैं, रेस्ट एश्योर। अब अगर उन्होंने ये सोच लिया है तो इसका मतलब ये है कि बुरे दिन तो मौजूद हैं। ये अना भी है, इसको जिद कह लें या हटधर्मी कह लें, कोई भी नाम दे दे। आपको ये पार्टी अभी जो क़यादत अंदर है, उसके बाद पीछे सेकंड टियर कौन है, क़यादत कौन करेगा, पार्टी मामलात कैसे चलेंगे, अभी इनको अंदर रखना है और प्लान के मुताबिक अंदर रखे जाएंगे। ये जल्दी बाहर आते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और पीछे से जो दफातर हैं वहाँ तोड़ फोड़ चीज़ों को रिकवर करना, आप देखिए ना कि जिस वक्त ये हमला हुआ है उससे बहुत पहले, उस दौरान और उसके बाद भी टेलीफोन टैप हो रहे थे। बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी ऑडियोज़ जो है वो इस वक्त ऑडियो टैप करने वालों के हाथ में हैं और वो मौके पर रिलीज़ की जाएगी, यानी वक्तन फ़वक्तन उनको रिलीज़ किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बचने का रास्ता नहीं है, यानी ये वो कड़वी गोली है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। वो ऑडियोज़ भी आ जाएंगी, ये कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, वो सब्सटेंस मौजूद है, तमाम सब्सटेंस मौजूद है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन करने के लिए, कलअदम करार देने के लिए काफ़ी है, जो लोगों को उठाने के लिए एमपीओ के तहत दहशतगर्दी के मुकदमात कायम करने के लिए काफ़ी है। इसका मतलब है इंडिविजुअल्स और ना पार्टी बचते हुए नजर नहीं आ रहे और ना ही मुझे ये जल्दी छूटते हुए नजर आ रहे। ये जान इतनी जल्दी नहीं छूटेगी जब तक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट नहीं हो जाता, मैं ये आपको बता दूं, रेस्ट एश्योर। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें पीटीआई के बहुत सारे लोग अपने आप को इससे डिस्टेंस करेंगे और अल्टीमेटली उनका धारा, उनका रुख भी तब्दील हो जाएगा। अब दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अभी इसको बैन करके फौरी तौर पर आउट करके पॉलिटिक्स से इलेक्शन में चले जाए। क्यों? वो इसलिए कि चीन की तरफ से भी एक जो वज़ीर ख़ारजा सतह के ऊपर भी जो स्टेटमेंट सामने आया वो ये था, नंबर वन चीज़ तो मैं आपको बता चुका कि इमरान खान नहीं होगा, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन ज़रूरी हैं, इलेक्शंस कराएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ और उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये चलेंगे और फिर पैसे वैसे और इकॉनमी भी बेहतर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जुड़ा हुआ है ना जी। वहाँ CPEC भी करना है, वहाँ दीगर प्रोजेक्ट्स भी लगाने हैं। वो कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, उसके लिए आपको इलेक्शंस कराने होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, इमरान खान भी नहीं होगा, इलेक्शंस भी होंगे, यानी इमरान खान फारिग करें, आप मियाँ साहब को वापस लेके आए और जो लोगों की अना है, जिद है, उसकी तस्कीन हो जाए, इलेक्शंस करा दे। इलेक्शन तो अक्टूबर में होंगे, स्केजुअल्ड है, असेंबली डिसॉल्व करें, आप एक ऐसे इंटरिम सेटअप की तरफ जाए और उसके बाद अक्टूबर में आप इलेक्शंस कराएं और फिर हुकूमत बना लें, यानी ऐसी हुकूमत जिसमें इमरान खान ना हो, ऐसा इलेक्शन जिसके अंदर इमरान खान ना हो। जाहिर है फिर उसके बाद सारी हंसी खुशी रहने लगेगी। दूसरी चीज़ यह है कि अभी इन्हें मुकदमात में उलझाए रखा जाए, केसेस इनके ऊपर रखे जाए, वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाला मामला है वो करके अल्टीमेटली और फिर इनकी जो पॉपुलैरिटी वाला मामला है ना, जो एक खुमार तारी है, उसको भी दूर किया जाए, इनको वापस अपनी सतह के ऊपर लेके आया जाए, जहाँ से प्रोजेक्ट की आबियारी शुरू हुई थी, लॉन्च हुआ था, बनते 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 ये वज़ीर आज़म बने थे, वापस उस सतह के ऊपर लेके आया जाए, बिल्कुल वहाँ ले आए, जीरो ग्राउंड लेवल के ऊपर। और उसके बाद मुल्क के अंदर एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया जाए जो इंटरिम सेटअप हो, उस इंटरिम जो वहाँ पे टेक्नोक्रेट काइंड ऑफ मॉडल हो, फौज तो आपने ऑलरेडी बुला ली है, वो जो सेटअप तश्कील पाए वो किसी इकोनॉमिक इमरजेंसी की पैदावार हो या किसी नए मॉडल की पैदावार हो। प्रीडोमिनेंटली इकोनॉमिक इमरजेंसी की पैदावार ही हो सकता है जिसमें टेक्नोक्रेट मॉडल आएगा, ख़ास सेटअप आएगा, ऐसा सेटअप जिसको तकरीबन 1-1.5 साल तक चलाया जाए। 1-1.5 साल के बाद यानी तकरीबन 2025 में जाके आप इलेक्शंस कराएं और वो जो सेटअप है दरी असना मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़मानत हो, यानी मुल्क में हालात माशी तौर पे बेहतर किया जाए, स्टेबल किए जाए और फिर इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए कि फिर कहा जाए कि भी अब वो स्टेबिलिटी आ गई है, ये तवाज़ुन या हो चुका है, इंस्टेबिलिटी ख़त्म होके, कि जिसके ज़रिए से अब इलेक्शंस में जाया जा सकता है या इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन इस वक्त ज़ेरे गौर है, लेकिन इस सारे मंजरनामे के अंदर इमरान खान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और अल्टीमेटली आपको बहुत बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उलटते हुए दिखाई देंगे।
अच्छा, इस दौरान शाह महमूद कुरैशी भी अंदर है। कल तक ये खबर आ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए से हो सकता है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी वो किरदार है जो पीपल्स पार्टी में रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहा है, उसको ये जो वेस्ट कोट पहना के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान दे दी जाए। परवेज़ इलाही साहब अभी तक बाहर हैं, जो सदर पार्टी के, परवेज़ इलाही को कमान दे दी जाए। दरी असना पीटीआई के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, उसको पीटीआई के अपने लोग डाइजेस्ट करें या ना करें, लेकिन पीटीआई किसी नई शक्ल के अंदर, नई क़यादत के साथ, नए चेहरों के साथ भी सामने आ सकती है। बहुत सारे ऑप्शन इस वक्त सिरे गौर हैं। 2 बजे इंपॉर्टेंट समात है। समात में क्या होता है, क्या प्रोसीडिंग्स होती है, मुझे इस समात में इमरान खान साहब के लिए कोई बहुत बड़ा रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ये लग रहा है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। ताहम क्या होता है, अभी कुछ ही घंटों में खबर सामने आ जाएगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।